गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज हम जो हमारी क्लास रहेगी वहाँ पे डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी में ही हम एक फर्दर पॉपुलेशन इकोलॉजी का एक पैरामीटर लेंगे और उस पैरामीटर का नाम रहेगा डेंसिटी। तो डेंसिटी को लेकर के हम आज के क्लास में बातें करेंगे। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी को कैसे मेजर किया जाता है, डेंसिटी कितने प्रकार की हो सकती है, डेंसिटी को मेजर करने के लिए कौन कौन से हमारे जो टेक्निक्स हैं उनको काम में लिए जाते हैं और उनमें किस प्रकार से काम होता है। तो ये सारी बातें हम आज इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि हमने पिछली क्लास के अंदर पॉपुलेशन को डिफाइन कर लिया था कि पॉपुलेशन क्या होती है, ये हमने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस कर लिया था। और पॉपुलेशन को अगर हम वेरी सिंपली यहाँ पे दोबारा से एक बार समराइज करने की कोशिश करें तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पॉपुलेशन का मतलब होता है किसी भी जगह पे आपको हैबिटाट, नंबर वन हैबिटाट ध्यान रखना होता है कि किसी भी निश्चित स्थान पर किसी निश्चित समय पर एक जाति विशेष, जाति का मतलब एक स्पीसीज के जितने इंडिविजुअल पाए जाते हैं उस संख्या का नाम होता है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन एक संख्या है जो एक जैसे या एक स्पीसीज के मेंबर्स जो एक गुच्छा बना करके रहते हैं उसे अपन पॉपुलेशन बोलते हैं। तो पॉपुलेशन को हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं संख्या के रूप में, कि नंबर के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने अलग अलग पॉपुलेशंस की जो संख्या है नंबर, उसकी बातें आपके साथ हमने की भी थी कि पॉपुलेशन को एक नंबर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पॉपुलेशन का नंबर ही एक्चुअल में पॉपुलेशन का साइज होता है, कि पॉपुलेशन को जो हम नंबर वाइज डिफाइन करते हैं दैट नंबर इज एक्चुअली पॉपुलेशन साइज। कि जो भी पॉपुलेशन होती है उसकी पर्टिकुलर एक साइज होती है और उस साइज को हम एक स्पेसिफिक नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग स्क्रीन तो देख पा रहे हैं ना? 1 सेकेंड अगर आपको दिक्कत आ रही हो। गुड। तो हम ये बात कर चुके या हम इस बात को जानते हैं कि पॉपुलेशन एक नंबर है ऑर्गेनिजम्स का जो एक साथ एक जगह पे एक समय पे पाए जाते हैं और वो एक ही जाति से बिलोंग कर रहे होते हैं। तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर और उसी को अपन पॉपुलेशन साइज बोलते हैं। इकोलॉजी वर्ड जोड़ने के पीछे जो हमारा मकसद था वो भी हमने डिस्कस किया था कि जब हम पॉपुलेशन इकोलॉजी की फील्ड में होते हैं तो हमारा जो फोकस है, हालांकि इकोलॉजी में हम इंटरेक्शंस किस प्रकार की चल रही हैं उनके ऊपर हमारा ध्यान होता है, लेकिन पॉपुलेशन इकोलॉजी में हमारा ध्यान होगा कि वो सभी इंटरेक्शन जो पॉपुलेशन के साथ में चल रही होती हैं। अकेले ऑर्गेनिज्म के साथ क्या हो रहा है ये हमारा सब्जेक्ट पॉपुलेशन इकोलॉजी में नहीं होता है। तो क्या होता है कि पूरा ग्रुप जो है ऑर्गेनिज्म का, जिसको हमने पॉपुलेशन बोला है, उस पॉपुलेशन के अंदर सराउंडिंग के साथ में जो कुछ चल रहा होता है उस सब को हम एक साथ फोकस करते हैं, यानी कि हमारा फोकस है वो पॉपुलेशन हो जाएगा, ना कि इंडिविजुअल होगा। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर काफी सारे पैरामीटर आते हैं, काफी सारी बातें हैं जिनको हमें समझना होता है और हमारे सिलेबस का पार्ट भी होते हैं और आगे वेरियस एग्जामिनेशंस के अंदर इनके क्वेश्चंस हैं वो भी अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं। तो हम 1 बाय 1 करके इन पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेंसिटी, कि डेंसिटी क्या होता है। एक्चुअल में डेंसिटी को हम हिंदी में बोलते हैं घनत्व, और घनत्व को रिप्रेजेंट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि हम जो हमारे पास जो वेट होता है, जो भार होता है, उसको हम डिवाइड कर दें वॉल्यूम से। यानी कि हम भार को अगर आयतन से डिवाइड कर दें तो इकाई आयतन में जितना द्रव्यमान होता है, ये जो हमारा वेट है इसको हम द्रव्यमान बोलते हैं। तो जो वेट है उस वेट को अगर हमने डिवाइड कर दिया आयतन के साथ में तो इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान है उसको हम निकाल सकते हैं। दिस इज डिनोटेड बाय वॉल्यूम, जो हम आयतन के रूप में इसको कह सकते हैं। तो इकाई आयतन में जो वेट होगा या जो भार होगा उसे हम घनत्व बोलते हैं। दिस इज डिनोटेड बाय डेंसिटी। तो डेंसिटी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है
न्यूमेरिकल इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो वेट होता है ये भी एक संख्या होती है, आयतन है ये भी एक संख्या होती है। तो हम एक संख्या को दूसरी संख्या से डिवाइड करके हमारे पास एक फिगर आता है। तो ये जब हम इनको यूज करेंगे तो जो हमारे पास डेंसिटी की जो भी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू भी क्या होगी, एक न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ होती है। डेंसिटी इज ए न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, कि संख्यात्मक रूप से एक रिप्रेजेंट है कि दिस इज ए न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। तो नंबर का मामला है, जैसे पॉपुलेशन साइज एक नंबर है, वैसे डेंसिटी को भी हम संख्या में डिनोट करते हैं, राइट। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम सभी प्रकार की पॉपुलेशन की डेंसिटी को एक ही प्रकार से बताते हैं, यानी कि हमें पॉपुलेशन की डेंसिटी तो बतानी है, हम डेंसिटी बताना चाहते हैं क्योंकि डेंसिटी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। तो क्या हम सभी प्रकार की डेंसिटी को एक ही प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं? इस चीज को आप और अच्छे से समझ पाए इसलिए हमने दो पॉपुलेशन ले ली। सपोज हमने एक पॉपुलेशन ले ली एलिफेंट की, कि हमने किसी फॉरेस्ट के अंदर एलिफेंट कितने हैं, हम उनकी पॉपुलेशन की डेंसिटी की बातें करेंगे। तो एक तो हमने ले लिया कि हमारे पास जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, कोई भी फॉरेस्ट हो सकता है, और उस फॉरेस्ट में हाथियों की जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन की डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो वन एग्जांपल इज एलिफेंट पॉपुलेशन, और दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास कोई तालाब है और उस तालाब के अंदर जो पानी है, उस पानी के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन है, उन फाइटोप्लैंक्टन को हमने, मान लीजिए कि कोई भी पर्टिकुलर एल्गी है, वो फाइटोप्लैंक्टन के रूप में वहां ग्रो कर रही है, तो हमने दूसरा पॉपुलेशन ले लिया फाइटोप्लैंक्टन का। फाइटोप्लैंक्टन एक जनरल टर्म होता है जिसमें सभी प्रकार के जो मुक्त प्लावी जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो आ जाते हैं। तो हम इस चीज को थोड़ा सा और अच्छा कर दें ताकि हम रियल जो बात है उस पर चले जाएं, तो हम कह देते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन में भी हम यहाँ पे जो वॉलवॉक्स है, उस वॉलवॉक्स की बात कर रहे हैं कि वॉलवॉक्स की जो कॉलोनीज हैं, वॉलवॉक्स की एक कॉलोनी अपने आप में एक इंडिविजुअल के बराबर होता है क्योंकि वो सारे एक साथ होते हैं। तो वहाँ हमारे तालाब के अंदर वॉलवॉक्स की कॉलोनीज का जो घनत्व है वो किस प्रकार से है, तो एक हमने ले लिया वॉलवॉक्स। तो वी हैव टू टाइप ऑफ पॉपुलेशन, वन इज एलिफेंट पॉपुलेशन, हमें इसकी डेंसिटी कैसे बताई जाती है इसकी बातें करेंगे, और दूसरा हमने वाटर बॉडी के अंदर कोई स्पेसिफिक एल्गी ले ली, तो एल्गी के अंदर हमने वॉलवॉक्स को एक एग्जांपल ले लिया। वॉलवॉक्स की कॉलोनी के अंदर जो सेल्स होती हैं उनकी संख्या निश्चित होती है, इसलिए वॉलवॉक्स की कॉलोनी का एक अलग से नाम भी होता है, दैट इज दैट पर्टिकुलर जो नेम होता है दैट इज सिनोबियम। सिनोबियम को भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो वो एल्गी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होना चाहिए। अगर आपने वॉलवॉक्स नाम बोला है तो सिनोबियम क्या होता है ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दैट्स वो एक डिफरेंट फील्ड है कि आपको एल्गी के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए, राइट। अगर हम बात करें हमारे पहली पॉपुलेशन एलिफेंट की पॉपुलेशन की, तो एलिफेंट की पॉपुलेशन के लिए सपोज हमारे पास जो पर्टिकुलर फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट का जो लंबाई और चौड़ाई है, जैसे हमने मान लिया कि ये 100 किलोमीटर लंबा है, फॉरेस्ट की बात हो रही है पहले कि 100 किलोमीटर लंबा है और ये 50 किलोमीटर चौड़ा है। तो जो फॉरेस्ट है उस फॉरेस्ट की साइज हमारे पास है, तो दैट फॉरेस्ट ये उसकी लेंथ है और ये इसकी चौड़ाई है। तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि लंबाई को हम चौड़ाई से गुणा कर देंगे, तो दिस विल बी इट्स एरिया। दिस इज ये किलोमीटर है, नॉट सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया इसका एरिया, किलोमीटर स्क्वायर। 15,000 किलोमीटर स्क्वायर हमारे पास फॉरेस्ट का एरिया आ गया। अब इस 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया, जो हमने पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया या फॉरेस्ट का एरिया हमने टोटल ले लिया, उस एरिया में कितने एलिफेंट मिलते हैं हमने उन एलिफेंट को काउंट कर लिया। एलिफेंट जितने भी हैं हमने उन एलिफेंट को काउंट कर दिया।
सपोज यहाँ पे 150 एलिफेंट है, 150 हाथी पाए जाते हैं, तो पॉपुलेशन कितनी है 150। तो हम डेंसिटी को कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम द्रव्यमान को यूज नहीं करेंगे। हालांकि हमारा फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है कि हम द्रव्यमान को आयतन से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन हम ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि हम 150 हाथियों को तोलेंगे और उनका वजन निकालेंगे, ऐसा नहीं किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, केवल हम डायरेक्ट इस संख्या का यूज करेंगे। तो हमारे पास संख्या आ गई 150, तो द्रव्यमान की जगह पे हम क्या यूज करने वाले हैं 150, राइट। और इसको किससे डिवाइड करेंगे? हमारे पास जो क्षेत्रफल आया है दिस इज 15,000 किलोमीटर स्क्वायर, दिस वन। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास 1 और नीचे आ गया 100। इट मीन्स 1 तो क्या है एलिफेंट, एक हाथी, और ये क्या है 100 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, पर 100 100 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर डेंसिटी को हम कैसे बता रहे हैं कि 100 किलोमीटर लंबा और 100 किलोमीटर चौड़ा, ये हो गया 100 किलोमीटर स्क्वायर। ये कोई वॉल्यूम नहीं है, ये एरिया है, इट इज नॉट वॉल्यूम। वॉल्यूम के अंदर घात 3 लग जाती है, किलोमीटर 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 3 बार गुणा होगा तब आयतन निकलता है। आयतन के अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई ये सब लिया जाता है, तो वहाँ पे क्यूब आता है ना कि स्क्वायर आता है। लेकिन हम यहाँ पे क्यूब को यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो है वो काफी बड़ा है, एलिफेंट बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है, हम उसको आराम से गिन सकते हैं। उनकी संख्या कितनी है, जैसे हमने 150 गिन लिए, कितने एरिया में हमको पता लग गया कि हमारा पूरे 100 किलोमीटर लंबा 50 किलोमीटर चौड़ा, तो हमने उसका क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हमने संख्या को क्षेत्रफल से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया कि 100 किलोमीटर स्क्वायर में एक एलिफेंट, ये यहाँ की डेंसिटी है कि 1 एलिफेंट इन 1000 किलोमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आ गई डेंसिटी। तो एलिफेंट के मामले में हम डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं संख्या के द्वारा। दिस इज नंबर। हमने यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, हमने क्या किया है, हमने इनको काउंट किया है, कितने हाथी हैं उनको एक एक करके हमने गिन लिया और हमें टोटल हाथियों की संख्या पता लग गई। उसको क्षेत्रफल से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमें पता लग गया कि इकाई क्षेत्रफल में, यहाँ पे मामला क्या है, संख्या को हमने क्षेत्रफल से डिवाइड कर दिया, लेकिन क्षेत्रफल से डिवाइड करेंगे तो आयतन की बातें थोड़ी आएंगी। यहाँ पे जो बातें क्लियर होकर के आएंगी वो होगी वॉल्यूम की जगह पे क्षेत्रफल। दिस इज एरिया। तो पर यूनिट एरिया में संख्या कितनी है, यानी कि इकाई क्षेत्रफल में जीवों की संख्या कितनी है, हमने उसके रूप में हमारी डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया है। तो हमारे पास जो पहले से लिखी हुई थी बात, हम उसको देख लेते हैं कि डेंसिटी को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेंसिटी को हम कैसे बता सकते हैं, इस प्रकार से कि नंबर और बायोमास इन किसमें, या तो बताएंगे यूनिट एरिया में या बताएंगे यूनिट वॉल्यूम में। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे नंबर को बताया, एलिफेंट का नंबर बताया, और किस में बताया, यूनिट एरिया में बताया। तो या तो हम कैसे बताएंगे, नंबर बताएंगे तो यूनिट एरिया के हिसाब से कि इकाई क्षेत्रफल में इतने पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एक एलिफेंट पाया जाता है, तो या तो नंबर पर यूनिट एरिया। ऐसा हम कब काम करेंगे, जब हमारे ऑर्गेनिज्म की साइज बड़ी हो। जैसे हाथी की साइज काफी बड़ी है, ऑर्गेनिज्म बड़ी साइज का हो, बिग, नंबर 1 बात। और दूसरी बात, उसको काउंट किया जा सके, वो काउंटेबल हो, उनकी संख्या को गिन सके अपन। तो अगर संख्या को गिना जा सके, काउंटेबल हो, ऑर्गेनिज्म बड़ा हो, और हमारा जो एरिया है, जो हमने क्षेत्रफल लिया, उसको हम मेजर कर सके। अगर ये फॉरेस्ट इतना बड़ा होता है कि हम इसकी लंबाई चौड़ाई नाप ही ना सकते, तो हमारे पास क्षेत्रफल आता ही नहीं। तो हमारा एरिया भी कैसा होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए।
तो जिस क्षेत्र को नापा जा सके, एक तो ये बात मेजरेबल, जो ऑर्गेनिज्म है वो बड़े आकार के हों और उनकी पूरी संख्या गिनी जा सके, तब हम कैसे काम करेंगे, तब हम डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर पर यूनिट एरिया के वाइज से, जैसा हमने एलिफेंट के केस में अभी काम किया है, राइट। अब हम एक दूसरा एग्जांपल, जो हमने दूसरा एग्जांपल लिया उसकी बात करते हैं कि हमारे पास सेकंड है वॉलवॉक्स, कि आपके पास कोई पॉन्ड है और इस पॉन्ड में काफी सारी पानी इसमें भरा हुआ है, बहुत सारा पानी इसमें भरा हुआ है, और इस पानी में वो, हालांकि यहाँ पे बहुत सारी एल्गी हैं, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फिशेज, ये सब बहुत सारा कुछ है इसमें, लेकिन हमें तो केवल एक ही पॉपुलेशन पे ध्यान लगाना है, और वो क्या है, वॉलवॉक्स की पॉपुलेशन। तो जैसे हमने फॉरेस्ट में हाथियों को गिना, वैसे हमारे पास अब इस तालाब के अंदर वॉलवॉक्स की कॉलोनीज कितनी हैं ये गिनना इम्पॉसिबल है, कि हम पूरे तालाब में वॉलवॉक्स की कितनी कॉलोनी है हम इसको काउंट नहीं कर सकते। दिस इज नॉट काउंटेबल। क्यों नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि इनकी साइज बहुत छोटी है, साइज बड़ी जो चाहिए थी हमें गिनने के लिए वो यहाँ पे नहीं है, इनकी साइज बहुत छोटी है, ये माइक्रोस्कोपिक है, इनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, जूम करना पड़ता है। तो एक तो संख्या बहुत ज्यादा है, साइज बहुत छोटी है, इसलिए हम जो पहले वाला तरीका जो हाथी के साथ में हमने तरीका अपनाया था कि हम संख्या को गिन के हमारा काम हो जाता, वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म बड़े हैं उनके साथ तो संख्या को इकाई क्षेत्रफल से बताने वाला काम हो सकता है, बट जब ऑर्गेनिज्म बहुत छोटा हो, उसको काउंट नहीं किया जा सके, उसकी साइज बहुत छोटी हो, उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो, तो हम डायरेक्टली उनको काउंट नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमें एक दूसरा तरीका यूज करना पड़ता है। वो तरीका होता है कि हम बायोमास को वॉल्यूम के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि हमने यहाँ पे जो पानी है, इस पानी का लेना पड़ेगा हमें सैंपल। पानी का क्या लेंगे हम, सैंपल, कि जो पॉन्ड वाटर है, इस पॉन्ड वाटर के मान लीजिए कि हमने इसमें से एक बोतल भर ली और वो बोतल थी 100 ml की। बोतल कितनी है, 100 ml। तो हमने पूरे तालाब का पानी कितना है हमें उसको मेजर नहीं करना, हमें क्या करना है, 100 ml पानी हमने इसमें एज ए सैंपल ले लिया, और 100 ml जो वाटर हमने लिया, इस 100 ml में से मान लीजिए कि हमने 1 ml निकाल लिया, कि 100 में से 1 ml हमने अलग निकाल लिया, और अब इस 1 ml में कितने वॉलवॉक्स कॉलोनीज हैं इनको हमने माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर लिया। सपोज हमें इस 1 ml के अंदर वॉलवॉक्स की 5 कॉलोनी मिलती है, 5 कॉलोनी, 5 सिनोबियम यहाँ पे हैं, 5 कॉलोनीज है। सपोज कि आपने यहाँ पे जब काउंट की माइक्रोस्कोप से, तो आपको यहाँ पे क्या मिला कि 1 ml में 5 कॉलोनी हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम संख्या के रूप में रिप्रेजेंट ना करके बायोमास के रूप में करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, 1 ml में जितने भी वॉलवॉक्स की कॉलोनीज हैं हम इनका वेट निकाल सकते हैं, इनका वेट। बायोमास क्या होता है, बायोमास ऑर्गेनिज्म के पास जो लिविंग मटेरियल होता है सारा, उसको हम बायोमास बोलते हैं। तो बायोमास को हम वेट के रूप में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो भी वेट है वो माइक्रोग्राम में आ गया, दिस इज माइक्रोग्राम। सपोज यहाँ पे ये वेट आ गया 6 माइक्रोग्राम, तो हमें 1 ml में मिल रहे हैं 6 माइक्रोग्राम बायोमास। तो अब हम बता सकते हैं कि 1 ml में 6 हैं, तो 100 ml में कितना होगा, 600 माइक्रोग्राम। राइट। तो या तो हम कहेंगे कि 6 माइक्रोग्राम पर ml, 6 माइक्रोग्राम को कैसे बोलेंगे, पर ml, या हम बोलेंगे 600 माइक्रोग्राम पर 100 ml।
तो बेटर ये है कि हम पर ml उसको रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि 6 माइक्रोग्राम बायोमास। अभी ये संख्या नहीं है, तो माइक्रोग्राम में आ रहा है, ये संख्या नहीं है, ये बायोमास आ गया और ये क्या है, पर ml। तो हमारे पॉन्ड के अंदर वॉल्वॉक्स का डेंसिटी क्या हो गया, 6 माइक्रोग्राम पर ml। तो आपने दो तरीके देखे। पहले में जब जीव बड़े हैं तो हमने रिप्रेजेंट किया नंबर इकाई क्षेत्रफल के हिसाब से। जब ऑर्गेनिज्म छोटे हैं तो हमने रिप्रेजेंट किया बायोमास को वॉल्यूम के साथ में यूज करके कि इकाई आयतन में। यहाँ पे इकाई आयतन क्या हो गया, 1 ml। तो 1 ml, ml जो है वो एक आयतन है और उस आयतन में कितना बायोमास है वो हमने मेजर कर लिया कि 6 माइक्रोग्राम आ रहा है। तो दूसरा तरीका क्या है कि हम बायोमास पर वॉल्यूम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बड़े आकार के जीवों का डेंसिटी बताने का तरीका है और दूसरा जो छोटे आकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका डेंसिटी बताने का तरीका होता है। तो डेंसिटी तो एक ही चीज होती है कि हम इकाई क्षेत्रफल बोल दें या इकाई आयतन बोल दें, उसमें कितने संख्या के हिसाब से हैं या बायोमास के हिसाब से हैं, उसी चीज को हम डेंसिटी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेंसिटी एक वेरी बेसिक एक पैरामीटर है पॉपुलेशन का कि डेंसिटी से हमें बहुत कुछ बातें पता लगती हैं। अगर डेंसिटी बड़ी है, सपोज कर लीजिए कि डेंसिटी की वॉल्यूम हमें काफी अच्छी मिल रही है, कि जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ पे आया था कि पर 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर एक एलिफेंट रहता है, तो इस एक एलिफेंट की जगह पे अगर यहाँ पे नंबर 5 आता तो हम क्या कहते हैं कि हमारे फॉरेस्ट के अंदर हाथियों की डेंसिटी है वो अच्छी है। और डेंसिटी अच्छी है तो हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि हाथी ज्यादा पाए जा रहे हैं, इकाई क्षेत्रफल में ज्यादा पाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे फॉरेस्ट के अंदर जो भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो सभी रिसोर्सेज हाथियों की पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं। और हमने कोई दूसरा ऐसा जंगल ले लिया जिसमें हाथियों का नंबर है वो और भी कम आ जाए, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे जो भी हैबिटाट के फीचर्स हैं या जो क्लाइमेटिक फीचर्स हैं या बायोटिक अबायोटिक कुछ भी चीजें वहाँ पे जो एग्जिस्ट करती हैं जिनसे रिसोर्सेज कंट्रोल होते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, हमारी पॉपुलेशन को सपोर्ट करने वाले नहीं है। तो पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये सब और दूसरी बातें इनडायरेक्टली भी बताती हैं कि हमें इन बातों का पता होने पे हम कुछ दूसरी बातें हैं उनको भी बता सकते हैं कि जब साइज बड़ी होगी, डेंसिटी अच्छी होगी, तो डेफिनेटली वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहा होता है। जब इनकी वैल्यूज कम होती हैं तो हम उसका उल्टा बोलेंगे कि वहाँ पे जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं या जो सराउंडिंग्स हैं वो उन जीवों को सपोर्ट नहीं कर रही होती हैं। तो ये तो एक बेसिक सी बात थी कि हम डेंसिटी को कैसे बताएं और क्या सभी जीवों को एक ही तरीके से बता दें। तो हमें पता लगा कि जो बड़े आकार के हैं उनके लिए तो हम नंबर पर यूनिट एरिया यूज करते हैं, जो छोटे आकार के लिए हैं उनके लिए हम बायोमास पर यूनिट वॉल्यूम वाला पैटर्न यूज करते हैं। चलो ये तो यहाँ तक की बातें क्लियर हुई। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे इससे जुड़े हुए जो दूसरे पॉइंट्स हैं उनकी बात करते हैं। ओके, डेंसिटी को इकोलॉजी में दो प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है कि डेंसिटी को भी दो प्रकार से बताया जाता है। वो तो आपने तरीके देखे थे कि किन किन तरीकों से बताया जाता है कि उसकी जो इकाई होती है वो क्या लें हम। अब हम बात करेंगे कि डेंसिटी खुद भी दो प्रकार की होती है। वन इज क्रूड डेंसिटी, एक का नाम होता है क्रूड, CRUDE, क्रूड डेंसिटी। तो नंबर 1 इज क्रूड डेंसिटी और नंबर 2 होती है इकोलॉजिकल डेंसिटी। इकोलॉजिकल, तो डेंसिटी को दो प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि या तो हम क्रूड डेंसिटी के वाइज से हम बताएं उसको, या हम उसको इकोलॉजिकल डेंसिटी के रूप में डिफाइन करें। तो सबसे पहले हम इन्हीं चीजों को समझेंगे कि किस समय तो हम क्रूड डेंसिटी बोलते हैं और किस समय हम इकोलॉजिकल डेंसिटी बोलते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लिया कि हमारे पास ये एक
फॉरेस्ट है। ये एक इतना बड़ा फॉरेस्ट का एरिया है और इस फॉरेस्ट के एरिया के अंदर अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे लॉयन की बात करते हैं कि यहाँ पे शेर की बात करेंगे कि लॉयन की जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन की डेंसिटी की बातें करेंगे लॉयन। तो सपोज ये आपने बहुत बड़ा एरिया ले लिया और इस एरिया का जो पूरा क्षेत्रफल है ये मान लीजिए कि पूरा एरिया है 10,000 किलोमीटर स्क्वायर। काफी बड़ा एरिया आपने ले लिया कोई 10,000 किलोमीटर स्क्वायर, राइट, ठीक है। और अब यहाँ पे जो लॉइन है उन लॉइन को हम रेड कलर की डॉट से बता देते हैं कि लॉइन कहाँ है, या इसी में थोड़ी सी हम और बता दें कि यहाँ पे कोई बीच में माउंटेन भी है, यहाँ पे कोई माउंटेन्स हैं और माउंटेन्स के आसपास का जो एरिया है, क्योंकि शेर है वो गुफा है उसमें रहेगा, तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि हमारे पास जो लॉइन है टोटल, इन लॉइन्स का नंबर यहाँ पे है 20 कि 20 लॉइन है यहाँ पे, कि टोटल लॉइन की पॉपुलेशन यहाँ पे है 20 इंडिविजुअल्स। अब 20 में वो सब है कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, वो अलग बातें हैं, छोटे कितने हैं, प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाले, रिप्रोडक्टिव फेज वाले कितने हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले कितने हैं, वो सब उसका दूसरे पैरामीटर्स होते हैं, उनकी बातें अलग प्रकार से होंगी। लेकिन हम जितने भी लॉइन हैं वो सारे छोटे बड़े, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव, मेल फीमेल, उन सभी एंगल से उनका नंबर कितना हमारे पास 20 नंबर है। और ये सारे 20 जो लॉइन्स हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने शो कर दिया, हमने उसको डायग्राम में बता दिया कि हमारे पास एक 10,000 किलोमीटर स्क्वायर का फॉरेस्ट है और उसमें 20 लॉइन पाए जाते हैं। तो दो तरीके कैसे हैं, क्रूड में हम कैसे उसको डिफाइन करते हैं और इकोलॉजी में हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम उनकी बातें करेंगे। क्रूड का मतलब तो ये होगा कि हम यहाँ पे जो हमारे पास टोटल नंबर है, दिस इज 20 लॉइन, कि 20 लॉइन हमारे पास टोटल 20 लॉइन है। ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारे फॉरेस्ट में, और फॉरेस्ट की साइज क्या है 10,000 किलोमीटर स्क्वायर। दिस इज 10,000 किलोमीटर स्क्वायर, राइट। तो अगर हम 10,000 किलोमीटर यानी कि हमारे फॉरेस्ट का टोटल एरिया है, हमारा टोटल फॉरेस्ट इतना ही तो बड़ा है, अगर हम टोटल एरिया को ले लें, दिस इज टोटल एरिया, दिस इज टोटल एरिया, कि पूरे फॉरेस्ट का एरिया ले लिया और हमारे पास जो पॉपुलेशन साइज थी दैट इज 20, हमने उसको ले लिया, तो हम बता सकते हैं कि 10,000 किलोमीटर में जब रहते हैं 20 शेर, 10,000 में जब हमारे पास ये नंबर है 20, तो 1 किलोमीटर में कितने होंगे, डिवाइडेड बाय 10,000, राइट। तो अगर हम इसको देखें तो ये नंबर क्या होगा, ये नंबर आएगा, हम काउंट करके बता सकते हैं कि 1 2 3 3 जीरो नीचे हैं, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.0002, क्या लॉइन यहाँ पे पर किलोमीटर स्क्वायर, कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर क्रूड डेंसिटी क्या आ रही है, क्रूड डेंसिटी आ गई 0.002 लॉइन पर किलोमीटर स्क्वायर। कब आई, जब हमने टोटल पॉपुलेशन को टोटल एरिया के साथ में यूज किया, ठीक है। तो क्रूड में तो वही बातें हैं जो हम पीछे हमारे पैटर्न में देख के आ रहे थे कि हम
टोटल एरिया को टोटल संख्या से यूज करके बता रहे हैं। बट फिर हम क्रूड में क्या बताएंगे, तो क्रूड में क्या रखा जाता है हम उसकी बात करते हैं। अब एक्चुअल में क्या है कि जो हमारा इकोलॉजी है या हमारा जो पूरा इसका फील्ड है इकोलॉजी का, इकोलॉजी के अंदर हम मुख्य रूप से जीवों का बाकी चीजों से क्या कनेक्शन है उसके ऊपर हमारा ध्यान होता है कि इकोलॉजी का मतलब ही क्या है, स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस, स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ इंटरेक्शन। किसकी इंटरेक्शन, ऑर्गेनिजम्स की सराउंडिंग के साथ में इंटरेक्शंस। तो विदाउट इंटरेक्शंस इकोलॉजी कुछ होती ही नहीं है। तो जब हम इकोलॉजिकल डेंसिटी बताएंगे तो उसमें नाम अपने आप ही इकोलॉजी आ गया। तो इकोलॉजी आ गया तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल अभी अभी वेट कर लीजिए, अभी स्क्रीन वापस आ जाएगी, आई होप अभी आ गई ना। तो इकोलॉजिकल डेंसिटी में हमें इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। हमारे सोचने का तरीका क्या होगा, हमारे सोचने का तरीका होगा इकोलॉजिकल। और इकोलॉजिकल क्या है कि सच में काम का क्या है, सच में जो इंटरेक्शंस हैं वो कहाँ पे हैं। देखिए हमने कहा कि पूरे 10,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 20 लॉइन पाए जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि हमारे फॉरेस्ट की साइज भी 10,000 किलोमीटर है। हमने लॉइन को काउंट कर लिया तो हमारे पास 20 ही लॉइन की संख्या आई थी। तो हमने क्रूड के हिसाब से जो भी बताया दैट इज एग्जैक्टली राइट, कि हमने बिल्कुल सही बताया। लेकिन ये हमारे जो 20 लॉइन है ये देखा जाए तो पूरे 10,000 किलोमीटर एरिया को यूज नहीं करते। पूरे 10,000 किलोमीटर एरिया में ये लॉइन इंटरेक्ट नहीं होते। पूरे 10,000 किलोमीटर एरिया से इनका लेना देना नहीं है। हो सकता है कि किसी एरिया में तो आज तक कभी ये गए नहीं है, कभी इनका वहाँ कोई इंटरेक्शन रहा ही नहीं है। तो देखा जाए तो पूरा एरिया इनके काम का नहीं है। इकोलॉजिकली या इंटरेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि इस पहाड़ के नीचे का ये जो एरिया है, यहाँ जो एरिया है इस एरिया के अंदर तो ये रहते हैं। अब रहेंगे तो अपने घर में रहेंगे तो डेफिनेटली ये तो इनका घर है। तो खाना तो घर पे होता नहीं है, खाने के लिए तो इधर उधर जाना भी पड़ेगा। तो हो सकता है कि ये लाइन जो मैं दूसरे लाइन ड्रा कर रहा हूँ, जो पर्पल कलर से ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ तक ये अपने शिकार के लिए जाते हैं। तो पूरा स्पेस यूज नहीं कर रहे। ये कौन सा स्पेस यूज कर रहे हैं, ये अपनी सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए ये स्पेस यूज कर रहे हैं कि रहते इसी में है, खाना यहीं पे मिल जाता है, इनको शिकार वगैरह यहीं कर लेते हैं और इनको रिप्रोडक्शन के लिए जो पार्टनर्स वगैरह चाहिए होते हैं वो भी इनको यहीं पे मिल जाते हैं। और ये जो एरिया है ये एरिया हमने बता दिया कि दिस इज अबाउट, हम इसको कह सकते हैं कि ये इसका 1,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। पूरा जो हमारा फॉरेस्ट था ये उसका 10% एरिया है। तो देखा जाए तो पूरे फॉरेस्ट में तो शेर रहते नहीं है, वो तो 1,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है जिसमें वो इंटरेक्ट करते हैं। रहते तो उसी जंगल में है लेकिन इंटरेक्ट का मतलब क्या है, इंटरेक्ट का मतलब लेना देना पड़ता है उनका। लेना देना किस बात का, लेना देना रहने को लेकर के हो सकता है, फूड को लेकर के हो सकता है, और दूसरी गतिविधियां जैसे कि रिप्रोडक्शन वगैरह के लिए हो सकता है। तो जिस एरिया में उनका कुछ चल रहा होता है, लाइफ संबंधी जो भी गतिविधियां चल रही होती हैं, वो एरिया तो छोटा है। दैट इज नॉट 10,000 स्क्वायर किलोमीटर, दिस इज ओनली 1,000 किलोमीटर स्क्वायर। तो 10,000 नहीं है, उसकी जगह पे क्या है उनका रियल इंटरेक्शन का एरिया, दिस इज ओनली 1,000। तो अब रहते तो यहाँ पर भी 20 ही है, यानी कि सारे 20 टोटल आवास को ना यूज करके ओनली 1,000 किलोमीटर को यूज कर रहे हैं। तो हमारा फिगर क्या आएगा, हमारा फिगर आ जाएगा जब हम 20 को डिवाइड करेंगे 1,000 से, तो वैल्यू आएगी हमारे पास, दिस इज ओनली 0.02 लॉइन पर किलोमीटर स्क्वायर। तो देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों बातों में। कि जब हम क्रूड बता रहे थे तो वैल्यू आ रही थी 0.002 ये रही, और जब हम इकोलॉजिकल का ही दूसरा नाम होता है रियलिस्टिक या रियलाइज्ड, जिसको हम रियलाइज्ड भी बोल सकते हैं,
फंक्शनल भी बोलते हैं, इसको कई बार फंक्शनल भी बोलते हैं, क्योंकि काम का तो यही था। फंक्शनल डेंसिटी भी बोलते हैं। तो देयर आर सो मेनी टर्म्स कि हम इनको रियलाइज बोलें या फंक्शनल बोलें या इकोलॉजिकल बोलें, बट हमें क्या ध्यान रखना है कि सच में उनका इंटरैक्टिव एरिया क्या है। हम इंटरैक्टिव एरिया को यूज करेंगे, ना कि टोटल एरिया को यूज करेंगे। क्रूड में टोटल एरिया यूज होगा और इकोलॉजी के अंदर जो रियल में कंज्यूम हो रहा है स्पेस, हम उस स्पेस को काम में लेते हैं। तो हम क्रूड डेंसिटी को भी बता सकते हैं और इकोलॉजिकल डेंसिटी को भी बताया जा सकता है। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं कि टोटल स्पेस को यूज कर लेंगे तो क्रूड, और इकोलॉजिकली जो स्पेस कंज्यूम किया जा रहा है अगर हम उसको यूज करेंगे तो दैट विल बी इकोलॉजिकल डेंसिटी। आप में से कोई भी मुझे आंसर देके बताए कि आपके पास कोई पॉपुलेशन है, दिस इज पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज एक्स, स्पीसीज एक्स की पॉपुलेशन आपके पास है और आपने उसको क्रूड के हिसाब से भी मेजर कर लिया कि क्रूड डेंसिटी उसकी क्या आती है, वो भी आपने निकाल ली कि क्रूड डेंसिटी ये इसकी ये है, और बाद में आपने उसकी जो इकोलॉजिकल डेंसिटी है ये भी आपने निकाल ली। तो आपको मुझे ये बताना है कि जैसे हम तीन ऑप्शन दें कि क्रूड डेंसिटी विल बी इक्वल टू इकोलॉजिकल डेंसिटी, की दोनों बराबर होंगी क्या, दोनों की जो वैल्यू जाएंगी वो बराबर आएंगी क्या, या दूसरा क्या ऐसा होगा कि क्रूड डेंसिटी की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन इकोलॉजिकल डेंसिटी, ऐसा आएगा क्या, या तीसरा हम एक ऐसा पैटर्न बताएं जो दूसरे का उल्टा है, यानी कि क्या क्रूड डेंसिटी विल बी लेसर देन इकोलॉजिकल डेंसिटी। तो कौन सी बात सही है, क्रूड डेंसिटी और इकोलॉजिकल डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों में से कौन सी बात सही है, इसका आंसर आप मुझे दीजिए। थर्ड वाली। यस सर। ओके, और कोई बच्चा? और कोई स्टूडेंट? आंसर इज राइट, आंसर इज राइट कि क्रूड डेंसिटी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। किससे छोटी होगी, इकोलॉजिकल डेंसिटी से। तो क्या तुम बता सकते हो कोमल कि ऐसा क्यों होता है कि किसी भी पॉपुलेशन की क्रूड डेंसिटी की वैल्यू उसकी इकोलॉजिकल डेंसिटी से छोटी क्यों आती है? सर क्रूड डेंसिटी बहुत बड़ा एरिया हो रहा है और उसमें लीक होने लगी है, इसलिए उसकी डेंसिटी कम है, लेकिन इकोलॉजिकल जो डेंसिटी होगी वो आगे थोड़े एरिया में अधिक जीवन में होने की वजह से अधिक होगी। आपने गलत बोला है। आपने क्या गलत बोला था, क्या आपको पता है कि आपने अपने पहले आंसर की लैंग्वेज में क्या गलत बोला है? क्या आप बता सकते हो कि आपने गलती कहाँ की है? अपनी लाइन को दोबारा बोलो। देखो, रुक जाइए, यहीं पे गलती कर दिया आपने। एरिया बहुत ज्यादा नहीं है, एरिया आपने टोटल ले लिया। पहली प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एरिया टोटल लिया जाता है, और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म कम नहीं होते, ऑर्गेनिज्म तो सेम है दोनों में, ऑर्गेनिज्म नंबर का तो दोनों में सेम नंबर ही था। आपने 20-20 लॉ नहीं तो लिए थे, नंबर थोड़ी चेंज किया था। पॉपुलेशन साइज इज अनचेंज, पॉपुलेशन साइज तो सेम होती है, बट दिक्कत क्या थी कि जब आप इकोलॉजिकल डेंसिटी में होते हैं तो आप उसी संख्या को बड़ी साइज से डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू छोटी हो जाएगी, और अगर हम उसी संख्या को एक छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, बड़ा आएगा। इट मीन्स इन केस ऑफ क्रूड डेंसिटी सेम नंबर किससे डिवाइड होता है, एक बड़े नंबर से, यानी कि टोटल साइज जो होती है उससे डिवाइड होता है, तो वैल्यू छोटी हो जाती है। और इकोलॉजिकल डेंसिटी की साइज में वही संख्या एक
छोटे एरिया से डिवाइड होती है, क्योंकि वहां पे हम टोटल एरिया नहीं लेते हैं, उसका एक छोटा सा भाग जो इंटरेक्टिव चल रहा होता है, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा होता है, तो उसकी वजह से हमारा वैल्यू बड़ा आता है। यानी कि सेम नंबर एक साइड में हम बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे, वो होगा क्रूड डेंसिटी वाला, और उसी नंबर को जब हम एक छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं तो वो एरिया कौन सा होता है, इकोलॉजिकल डेंसिटी वाला। राइट, वेरी गुड। अब आप बात को समझ गए होंगे। जैसे आपने फॉरेस्ट में लॉइन की बातें की थी, वैसे ही क्या हम एक पॉन्ड के अंदर मछलियों की बातें कर सकते हैं कि आपके पास एक पॉन्ड है, इस पॉन्ड में जो फिशेज हैं वो फिशेज हो सकता है कि यहीं पाए जाती है, कि ये जो इसकी साइज फेस है पूरे पॉन्ड के अंदर पर्टिकुलर फिश है वो नहीं पाई जाती, लेकिन ये जो साइड है पॉन्ड की केवल यहीं पे ये फिश पाई जाती है, दैट इज फिश वाई। कि आपके पास कोई वाई स्पीसीज है फिश की, उसकी पॉपुलेशन है कि हियर आर 70 फिशेज, ये 70 मछलियां हैं, आपने काउंट कर लिया। तो यहाँ पर भी हम क्रूड और डेंसिटी बता सकते हैं कि अगर आपने टोटल वॉल्यूम ले लिया, अगर टोटल स्पेस के वाई से आप इनकी डेंसिटी बताने जाएंगे तो दैट विल बी क्रूड, दैट विल बी क्रूड डेंसिटी। पर अगर आप ये बताएं कि ये पूरे तालाब के पानी को थोड़ी यूज कर रहे हैं, ये तो केवल इस एरिया को यूज कर रहे हैं, तो अगर आप केवल इस एरिया के इस्तेमाल से डेंसिटी बताएंगे तो दैट विल बी इकोलॉजिकल डेंसिटी। वन थिंग ये तो आप समझ गए होंगे कि क्रूड डेंसिटी कैसे बोला जाता है, इकोलॉजिकल डेंसिटी या रियलाइज डेंसिटी या जो इकोनॉमिक डेंसिटी है, वो जो रियल में सच में जो एरिया काम में आ रहा होता है उसका इस्तेमाल करके निकाली जाती है। और आप एक दूसरा आंसर और देने की कोशिश कीजिए कि अभी आप समझ गए कि डेंसिटी कैन बी डिफाइंड, कि आप उसको इकोलॉजिकल क्रूड ऐसे बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। यानी कि किसी भी साइंटिस्ट ने किसी पर्टिकुलर स्पीसीज, जैसे कि एक्स स्पीसीज ही है, उसकी क्रूड डेंसिटी भी बताई और इकोलॉजिकल डेंसिटी भी बताई। इन दोनों से और क्या समझ में आता है आपको? इकोलॉजिकल डेंसिटी और क्रूड डेंसिटी में अगर बहुत बड़ा अंतर हो, अगर हम ऐसे कहें कि चलो क्वेश्चन तो आपको बताने ही पड़ेंगे, क्वेश्चन नहीं बताएंगे तब तक आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमें समझ आ गया। तो दिस इज क्रूड डेंसिटी माइनस इकोलॉजिकल डेंसिटी that will be a large number। एक तो ऐसा केस है कि इन दोनों का जब डिफरेंस निकालते हो तो एक बड़ा डिफरेंस है, और दूसरा है क्रूड डेंसिटी माइनस इकोलॉजिकल डेंसिटी is a small number। is a small number। तो दो बातें हमारे पास हैं। पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि मैंने जो लिखा है क्या वो सही लिखा है या इसमें कहीं गलती है। मैंने जानबूझ के इसमें कुछ गलत लिखा है, तो क्या गलत लिखा है वो आपको दिख जाना चाहिए। मैंने लिखा है CD माइनस CD इज इक्वल टू लार्ज नंबर, CD माइनस CD इज इक्वल टू स्मॉल नंबर, तो इसमें कहाँ गलती कर दी मैंने, या जानबूझ के कहाँ गलती डाली है? इस इक्वेशन में कहाँ गलती है? ऐसे ही नीचे दूसरी इक्वेशन है, इस दूसरी इक्वेशन में कहाँ गलती है? दोनों में गलतियां हैं, तो कहाँ गलती है वो बताइए पहले तो। एनीवन जो देख पा रहा है कि इसमें गलती यहाँ है, किस जगह पे गलती की है मैंने?
नहीं बता पा रहे, कोई बात नहीं, मैं आपको हिंट देता हूं। क्या आप CD में से ED घटा सकते हैं? ये नहीं होगा। यानी कि क्या होगा, ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत है। आपको क्या लिखना होगा, ED माइनस CD। इकोलॉजिकल डेंसिटी की वैल्यू बड़ी आती है, आप उसमें से छोटी वाली वैल्यू यानी कि क्रूड डेंसिटी को घटाएंगे। अब सही हो गया कि ED माइनस CD ये एप्लीकेबल है, नेचर में ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा और ऐसे ही हमारी वैल्यूज आएंगे। तो जब हम इकोलॉजिकल डेंसिटी में से क्रूड डेंसिटी को घटाएं और अगर डिफरेंस बड़ा आए तो क्या मतलब होता है, और डिफरेंस छोटा आए तो क्या मतलब होता है, ये आपको बताना है कि जब इनका डिफरेंस बड़ा आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, और इसका डिफरेंस अगर छोटा आता है तो क्या मतलब है। क्योंकि केवल आप ये कह दें कि ऐसे इसको बताया जाता है, आप केवल इसकी एक परिभाषा याद कर लें, उससे काम नहीं चलना। अपन को पता भी होना चाहिए कि इन पे काम कैसे होता है, या हमें समझ में क्या क्या आता है इनसे। तो बताइए कि जब डिफरेंस बड़ा है तो उसका कंक्लूजन क्या है, या हम उससे क्या समझ गए, या जब डिफरेंस छोटा आता है तो हम उससे क्या समझेंगे। इट इज हाईली इंटरेस्टिंग, आप इन पे सोचा करें और सोचेंगे तो आपको दिखेगा भी। हाँ बोलिए बेटा। एनीवन, आप में से कोई भी कोशिश कीजिए कि ये छोटे और बड़े अंतर से कुछ समझ में आता है ना। चीजें ज्यादा ठीक नहीं बोल रही हैं आपने। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग से काफी बार कहा है कि आपको इकोलॉजी की फील्ड में जब आपको कुछ बोलना होता है या समझाना होता है तो हमें अपनी जो फोकस होता है सब्जेक्ट में, हम क्या देख रहे हैं या हमारे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हम कितना देख रहे हैं, तो हमें बहुत ज्यादा देखना होता है, हमें समझना होता है। जैसे परत होती है, उस परत के नीचे दूसरी परत, ऐसे अंदर तक देखना होता है कि हमें क्या क्या दिख गया। मैंने बता तो सब कुछ दिया आपको कि ED माइनस CD इज इक्वल टू लार्ज नंबर, ED माइनस CD इज इक्वल टू स्मॉल नंबर, लेकिन इसमें दिखना चाहिए आपको, आप लोगों को पता लगना चाहिए कि अगर ऐसा होता है तो ये बात है, या ऐसा होता है तो इसका मतलब ये निकलता है। ये चीज आपको दिखनी भी चाहिए। समझ में आ गया, वो अलग बात है। हाँ बोलिए बेटा अविनाश। हाँ बोलिए, कुछ कह रहे हो। चलो कोई बात नहीं, आपकी आवाज मुझे नहीं सुन पा रही, मैं आपको समझा देता हूं कि हमें क्या दिखेगा या इनसे क्या दिखना चाहिए। ED माइनस CD का डिफरेंस बड़ा कब आएगा, ये वैल्यू बड़ी कब आएगी, जब ED बहुत बड़ा हो और CD छोटा हो। राइट, कि एक बड़ी संख्या में से एक छोटी संख्या घटाएंगे तो हमें रिजल्ट कैसा मिलेगा, एक बड़ा अंतर मिलेगा। ऐसा ऐसा कहने का अर्थ क्या हुआ, ऐसा कहने का अर्थ ये हुआ कि जब हमारी इकोलॉजिकल डेंसिटी बहुत बड़ी हो और क्रूड डेंसिटी बहुत छोटी हो, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारी पॉपुलेशन टोटल एरिया में एक बहुत ही छोटे भाग के, टोटल जो एरिया, आपने टोटल एरिया ले लिया और हमारी पॉपुलेशन इस टोटल एरिया के एक बहुत ही छोटे से भाग में रहती है, तो हमारा क्या आएगा, ED बहुत बड़ा और CD बहुत छोटा, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक बड़ा नंबर। राइट, दूसरी साइड में ये छोटा कब आएगा, जब ये हमारा जो ग्रीन सर्किल है, ये ग्रीन सर्किल बड़ा हो। तो अब क्या होगा, अब हमारा ED पहले जितना बड़ा नहीं है, हालांकि CD तो सेम होगा, CD तो दोनों जगह पे वही होगा क्योंकि टोटल एरिया और टोटल पॉपुलेशन साइज तो सेम रहनी है। CD इज नॉट
चेंजेबल, इसमें अंतर नहीं आएगा, बट चेंज क्या होता है, क्रूड डेंसिटी चेंज होती है कि क्या वो टोटल के बड़े भाग को यूज कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ, तो ये ईडी क्या हो जाएगा, ईडी छोटा हो जाएगा। जितना बड़ा एरिया पॉपुलेशन यूज करेगी ईडी उतना छोटा हो जाएगा। और ईडी कभी भी सीडी के बराबर तो होगा ही नहीं, क्योंकि कभी भी पॉपुलेशन टोटल एरिया को तो कंज्यूम करती ही नहीं है, कुछ ना कुछ एरिया ऐसा होता है जिसमें उसकी इंटरेक्शन नहीं होती। तो जब पॉपुलेशन हमारी बहुत छोटे से एरिया तक सीमित हो जाती है तो हमारा डिफरेंस बड़ा आता है, और जब हमारी पॉपुलेशन एक बड़े एरिया में फैली रहती है तो ये डिफरेंस कैसा आता है, छोटा आता है। अब इनका और मतलब भी निकलता है कि हम इससे और क्या समझें। जब ये लार्ज डिफरेंस आता है, लार्ज डिफरेंस कब आ रहा है, जब हमारा ये वाला केस था, और इस वाले केस में क्या हुआ कि हमारी पॉपुलेशन एक्स को सपोर्ट करने वाले रिसोर्सेज केवल एक छोटे से एरिया में पाए जाते हैं। जबकि जब हमारा ये वाला मामला होता है तो हम क्या कहेंगे कि हमारी पॉपुलेशन को सपोर्ट करने वाले रिसोर्सेज कंपैरेटिवली एक बड़े एरिया में पाए जाते हैं। तो दीज आर द टू टर्म्स कि क्रूड डेंसिटी क्या है, इकोलॉजिकल डेंसिटी क्या है, कैसे हम इनको बता सकते हैं, क्या इनके लॉजिक होते हैं, और इनसे जुड़े हुए और क्या बातें हैं जो हमें समझ में आती हैं, और हम इनको किस किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप डेंसिटी क्या है ये आप समझ गए होंगे। डेंसिटी को बायोमास के रूप में रिप्रेजेंट कब करते हैं, संख्या के रूप में रिप्रेजेंट कब करते हैं, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। डेंसिटी को इकाई क्षेत्रफल से कब हम रिप्रेजेंट करते हैं और इकाई आयतन के हिसाब से कब रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आप क्लियर हो गया होगा। इसको क्रूड कब बोलते हैं, इकोलॉजिकल कब बोलते हैं, दोनों के बीच में रिलेशंस किस प्रकार के होते हैं, दोनों के डिफरेंसेस हमें क्या मैसेज देते हैं, ये सारी बातें आज की क्लास में जो हमारी हुई थी। तो आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये तो आज की क्लास को हम यहीं पे ऑफ करते हैं, और अब आपकी कोई क्यूरीज हो तो